नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो 3 चरण हो चुके हैं, बारी चौथे चरण की है और एबीसी न्यूज लगातार आपसे अपील करता है, पहले मतदान फिर जलपान। अपने घरों से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है। आपको बता दें कि इन 13 लोकसभा सीटों में कन्नौज की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके सामने सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि कई जगहों से खबरें भी आई हैं चुनाव बहिष्कार को लेकर। लोगों का कहना है कि उनके यहां विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको खीरी से बता दें, जहां पर अजय मिश्रा टेनी जो है वो चुनावी मैदान में है। तुकनिया के बनवीरपुर पोलिंग बूथ पर मतदान किया है, जहां लखीमपुर खीरी में बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। आपको बता दें, इस 13 लोकसभा सीटों में ये 2 सीटें कन्नौज और लखीमपुर खीरी की जो बेहद हाई प्रोफाइल सीटों में मानी जा रही, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री। आपको बता दें कि 28 लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इन कई आरोप भी इस चुनावों में अजय मिश्रा टेनी पर विपक्ष ने लगाए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जहां अखिलेश यादव ने लखीमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि थार का बदला वोट से देना होगा। देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक जड़ें बहुत मजबूत हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा है। उस दृष्टि से चुनावों का बड़ा महत्व है और देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है। उस दृष्टि से और पिछले 10 वर्षों में जैसा मोदी सरकार ने काम किया है, उसके कारण भी इस चुनाव का बहुत महत्व है। हमारा देश एक विकसित देश बनने जा रहा है। इस चुनाव में मुद्दा क्या रहा सर? मुद्दा देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, हमारे पास एक हाथ में 10 साल का ट्रैक कार्ड है और 25 साल का विजन है, 5 साल का प्रोग्राम है और 100 दिन का हमने प्रोग्राम तय कर दिया। तो आप अजय मिश्रा टेनी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि वो अपने घरों से निकलकर अपने वोट का उपयोग करें। तो चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां कानपुर में उन्होंने अपने वोट का उपयोग किया और वोट डाला। चुनाव का चौथे चरण का मतदान आज कानपुर में हो रहा है। हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने आज वोट डाला है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वोट डाले जाए। आपका वोट सरकार को तय करता है और सरकार देश के भविष्य को तय करती है। सरकार प्रदेश के और देश के विकास को तय करती है। आज उस चुनाव में हम सब लोगों को विश्वास के साथ वोट डालने के लिए निकलना चाहिए और वोट भारत के भविष्य के लिए, वोट इस बात को विचार करके 75 साल की आज़ादी में किसने क्या दिया, किस कालखंड के अंदर क्या, वोट इस बात को लेके कि मजबूत नेतृत्व चाहिए कि मजबूर नेतृत्व चाहिए। वोट इस बात के लिए कि आपस में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए प्रमाण देते थे, आज वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि 10 वर्षों के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन में छुट्टी नहीं ली। अनिश्चित भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा करिए। आपका वोट उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल राष्ट्र के लिए। सर, यूपी में कितनी सीटें आ रही है? 80 में से 80 और देश में 400 बार। देखिए, ये सतीश महाना है, इनका हमने खास बात करेंगे। इनका कहना है यूपी में 80 से 80 सीटें हम जीत रहे हैं और पूरे देश में 400 पार करेंगे। मोदी का नारा बिल्कुल सत्य करके दिखाएंगे। एबीसी से कानपुर के लिए मैं सर। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार 400 पार। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक नीलिमा कटियार ने अपने वोट का प्रयोग करने के बाद क्या कुछ कहा।
देख ही रहे हैं, सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जिस तरह के पहले चरणों के मतदान हुए हैं और जिस तरह से 2019-2014 के अंदर मतदान हुआ है, जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो वो संकल्पबद्धता के पीछे खड़ा भारत दिखाई दे रहा है, मोदी जी के पीछे। तो वही परिणाम आने वाला और वही सुबह से आप देख रहे हैं 7 बजे से यहाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वोटिंग मशीन सामने आए और हम कमल के फूल की बटन दबा लें। अच्छा, अकबरपुर लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या देख रही हैं, कितना कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है, कहाँ कंपटीशन बचा है आप ये बताओ। स्पष्ट है और स्पष्ट ही नहीं सुस्पष्ट है कि पुनः ये देश जो है और अकबरपुर लोकसभा भारी मतों के अंतर के साथ कमल के फूल को और माननीय सांसद देवेंद्र सिंह अगर यहाँ की बात करें तो कुछ दिक्कतें आई, यहाँ 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हो पाया, इस पर आपने बात की, क्या कुछ रहा? हाँ, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ये सबकी वरीयता है। उसी दिशा में थोड़ी असहज 2 मशीनों में दिक्कत आई थी, एक 15 मिनट के अंदर सही हुई, एक में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। अभी थोड़ी यहाँ पर जो हमारी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सबकी सुगमता के साथ ज़्यादा मतदान सुनिश्चित होता है तो इनको भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी तो मतदान बढ़ेगा, उसी दिशा में बात कर रहे हैं। तो चलिए, कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी ने क्या कुछ कहा है अपने वोट का प्रयोग करने के बाद, सुनाते हैं आपको। इसी से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, और जो सरकार बनती है वो मजबूत हो ताकि देश मजबूत हो, देश का विकास हो, देश में समृद्धि और संपन्नता आए, राष्ट्र का गौरव बढ़े। इसीलिए मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि यह देश की जनता निश्चित रूप से देश के विकास के लिए, देश में शांति के लिए, समृद्धि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेगी। कितनी सीटें आ रही? 4 से पार है। मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है? नहीं, अभी मैं आया हूँ 40% मतदान हो गया। जिस बूथ में 22 में मैंने मतदान किया है 4 से 40 वोट पड़ चुके हैं। टोटल ओवरऑल अभी 21.कुछ मतलब 22%। हाँ, कहीं होगा, लेकिन मानिए कि अंत भला तो सब भला, शाम तक 65% मतदान होगा। तो चलिए, अब हसन रूमी विधायक हैं कैंट क्षेत्र से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मतदान चल रहा है इस वक्त। हमारे साथ हैं सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी, जो कि कैंट से विधायक हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस तरीके के वोट में। सर, आज वोट डालने आए हैं, क्या होना चाहिए? आज हम वोट डालने आए हैं लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। परिवार सहित आज हमने अपने डीटीएस पोलिंग स्टेशन के 151 नंबर 152 नंबर बूथ पर परिवार के साथ वोट डाला है और इस उम्मीद और भरोसे के साथ डाला है वोट कि 140 करोड़ की सरकार अब आने वाली है। 140 करोड़ लोगों की सरकार अभी नहीं थी, इसलिए आज हम लोग बहुत खुश हैं। अपने इस लोकतंत्र के पर्व में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। जहाँ एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, वहाँ गठबंधन क्या करेगा? देखिए, बीजेपी जो नारा दे रही है वो आपने सुना नहीं होगा, 400 हार का नारा दे रही है। बीजेपी 153 पे रुक जाएगी और बीजेपी की 400 हार देश के लोगों ने तय कर ली है। बीजेपी का अपना स्वयंभू नारा है, लेकिन जनता का नारा 400 हार का है। सर, सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी हैं, इनका साफ तौर पर कहना था, इन्होंने बीजेपी के ऊपर सीधा प्रहार करते हुए बोला है कि बीजेपी की 400 पार का नारा नहीं, 400 हार का नारा है। कानपुर से एबीसी न्यूज के लिए मैं सर्वेश सैनी। तो लगातार हम कानपुर में, क्योंकि आज मतदान हो रहा है और कानपुर के जो नेता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हमने आपको कई नेताओं की तस्वीरें दिखाई। आप श्री प्रकाश जायसवाल को देख रहे हैं, जो कि मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं कांग्रेस से, और एक कद्दावर नेता कांग्रेस के, और वो अपने वोट का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें, जहां एक तरफ श्री प्रकाश जायसवाल है जो कांग्रेस से लगातार चुनाव लड़ते रहे और अभी हाल ही में उनके भाई ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अपने स्वास्थ्य के चलते थोड़ी दूरी जरूर बनाई है श्री प्रकाश जायसवाल ने राजनीति से, लेकिन इतिहास श्री प्रकाश जायसवाल का, जहां कई बार सांसद रहे, मंत्री भी रहे। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर
मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार सुबह से पोलिंग स्टेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से विजय और सर्वेश हैं, सीतापुर से रमेश हैं और शाहजहांपुर से अमित सिंह हैं। सबसे पहले विजय, आपके पास चलना चाहूंगी। देखिए, सुबह से ही लोग उत्साहित हैं मतदान के लिए, और बात करें अगर पिछले चरणों की तो मतदान काफी धीमा रहा था। कानपुर में काफी प्रयास किए गए हैं कि मतदान सफल हो, अधिक हो। किस तरीके की चहलकदमी देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से सुबह लोग जागरूक होकर अपने पोलिंग स्टेशनों में पहुंचे थे और मतदान के जो महापर्व है उसमें भागीदारी निभा रहा था, तो उससे साफ लग रहा था कि जो कानपुर का पिछले लोकसभा चुनाव में जो मतदान प्रतिशत उससे बढ़कर आएगा। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो वैसे वैसे तस्वीरें भी साफ हुई हैं। अभी 11 बजे की बात करें तो यहाँ पर मात्र 21% ही, अगर 13 लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो सबसे कम प्रतिशत कानपुर का देखने को मिल रहा है। अगर कानपुर शहर के बगल की जो सीट है अकबरपुर लोकसभा, उसके अगर बात करें तो यहाँ पर वह 25% पे पहुंच चुका है। मगर कानपुर की जिस तरीके से जागरूकता अभियान लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा इसको वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम किया जा रहा था, मगर वो चीजें अब लोगों में नहीं दिख रही। हालांकि सुबह जल्दी निकलकर लोगों ने जरूर इस पर हिस्सा दिया था, मगर जिस तरीके से कानपुर शहर के मतदान प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, काफी धीमा मतदान है कानपुर शहर का, इसलिए हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलें, इस दिन को छुट्टी के दिन के रूप में ना मनाएं। सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट देश को विकास की प्रगति की ओर लेकर जाता है। हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े। सर्वेश, हमने देखा कि आपने कई नेताओं से बातचीत की, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हो, चाहे वो कैंट विधायक हसन रूमी हो, नीलिमा कटियारों, सबसे आपने बातचीत की। क्या कहना है उनका? देखिए, अगर बात करी जाए तो पक्ष विपक्ष की बात चल रही है। जैसे अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी 400 पार का नारा जो है, 400 पार का जो नारा है उसको बता रही है कि हम 400 पार करेंगे और यूपी में 80-80 सीटें पाएंगे। अगर वही बात करी जाए गठबंधन की, तो गठबंधन जैसे रूमी से बात करी गई तो उन्होंने बताया है कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही हो, 400 पार का नारा नहीं बल्कि 400 हार का नारा हो पब्लिक ने कर दिया है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के समय चुनाव है लगते रहेंगे, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती हो और क्या होता है। ये सौम्या। बिल्कुल। रमेश, सीतापुर के क्या कुछ हाल है? वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचा? किस तरीके की वोटिंग हो रही है? साथ साथ में जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उनको किस तरीके से वोटिंग स्थल तक लाया जा रहा है? बिल्कुल सौम्या, आप बताना चाहूंगा कि अगर बात आए तो आज जो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है और इसमें तस्वीरों में साफ देखा जाता है कि किस तरह से जो बड़ी निकल कड़ी धूप में भी आकर के और मताधिकार का अपने प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां पर चुनाव बहिष्कार का भी मामला प्रकाश में आया है। हालांकि आपको बता दें, ये विकासखंड परसेंडी क्षेत्र का जो मिर्जापुर है, इसका पिपरी गांव पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का खासतौर पर कहना था कि बीते 10 सालों से जब से मोदी सरकार है यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। जिसके बाद आपको बता दें, संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मान रहे हैं, परंतु अभी भी ग्रामीण मानने के लिए फिलहाल वहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं किया गया। बाकी जिलों की, जनपद की बात की जाए तो जनपद में फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान का प्रयोग किया जा रहा है। जी, अमित सिंह, देखिए 11 बजे तक के अगर हम आपको आंकड़े बता दें तो तकरीबन 28.05% तक शाहजहांपुर में मतदान हुआ है। क्या किसी बहिष्कार की कोई खबर सामने आई कि लोगों ने चुनाव का या मतदान का बहिष्कार कर दिया हो, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मनमुटाव? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सोमय जी, यहाँ जनपद शाहजहांपुर में आज जबकि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, और अगर हम बात करें जनपद शाहजहांपुर की जो लगातार तिलहर विधानसभा, कटरा विधानसभा की बात करें, लगातार वहां मतदाताओं द्वारा लगातार ये चुनाव का मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। और ये जा रहा है कि अभी
करंट में भी कुछ इस तरह की बात है। तिलहर विधानसभा में मतदाताओं को द्वारा वहां पर तिलहर विधानसभा में बड़ा बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। रोड एरिया और सबसे बड़ी जो समस्या है जो आवारा पशुओं की है, इससे लोगों को काफी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। विजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी विजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर्वेश भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां आप किस तरीके की वोटिंग देख रहे हैं? और क्योंकि कई लोगों का यूथ का पहला वोट है, जो 18 वर्ष के हुए हैं उनका पहली बार वोट है, तो किस तरीके से उत्साह उनमें देखा जा रहा है और किस तरीके से मतदान केंद्रों की सजावट हुई है? तो मैं इस वक्त में छावनी क्षेत्र के जो विधानसभा लगती है उसके डीटीएस स्कूल में परिसर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे धूप बढ़ रही है, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें मतदान देने की जागरूकता दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, देखिए एक महिला है जो व्हील चेयर पे आई है, और इसी तरीके से सौम्या यहाँ का माहौल सुबह से यही है कि लोग व्हील चेयर पे बैठ के मतदान करने आ रहे हैं, और हालांकि धूप का इस वक्त कोई असर नहीं पड़ रहा है। सौम्या देखिए सामने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिला है जो व्हील चेयर पे बैठ के वोट देने आए। सुबह से इसी टाइप की तस्वीरें लगातार यहाँ पे सामने आ रही है सौम्या। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम इलाकों के पोलिंग सेंटर हैं उस पर मतदान जो है उसका अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो लगातार बढ़ती जा रही है सौम्या। अगर वहीं हिंदू क्षेत्रों की बात करें जो समान क्षेत्र है वहां पर मतदान धूप की वजह से कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है सौम्या। जी बिल्कुल, जैसे कि पूर्वानुमान किया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि 13 मई को जो है काफी छांव रहेगी और बादल भी थोड़े अपने नरम मिजाज में होंगे, लेकिन इस समय भीषण गर्मी, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी कई जगहों पर हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग जागरूकता के साथ अपने घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां जो बुजुर्ग हैं, जो अपने पैरों पर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है कि वो उनको बहुत ही सुगमता के साथ व्हील चेयर पर बिठा करके उनको वोट डलवाएं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी, नेता सभी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। आप साक्षी महाराज को तस्वीरों में देख रहे हैं जहां उन्नाव में इनके सामने अन्नू टंडन है और ये कड़ा मुकाबला हम उन्नाव में भी देख रहे हैं। अमित, जिस तरीके से बात अभी कानपुर के रिपोर्टर सर्वेश ने बताई कि जहां मुस्लिम क्षेत्र है वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आंकड़े भी सामने आए हैं पूरे देश में, जहां जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां पर वोटिंग ज्यादा हो रही है। शाहजहांपुर में भी क्या ऐसी ही तस्वीरें है? क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर हम बात करें हिंदू मतदाताओं से ज्यादा मुस्लिम मतदाता वोट देने के लिए काफी जागरूक है। इतना हिंदू मतदाता जागरूक नहीं है जितना है कि मुस्लिम मतदाता। यहाँ पर अगर देखा जाए सुबह 7 बजे से ही हिंदू मतदाताओं की अपेक्षा मुस्लिम मतदाता लगातार, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो 18 साल से अधिक के बच्चे हों, वो लगातार यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। इतना कि हिंदू मतदाताओं में नहीं इतनी जागरूकता है। जी बिल्कुल। रमेश, जैसे कि अभी हमारे 2 अन्य रिपोर्टरों ने बताया कि मुस्लिम मतदाता हैं जो वो पूरी जागरूकता के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं, उन्हें गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन और जो मतदाता हैं वो ज्यादा नहीं निकल के बाहर आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने घरों से निकलें और वोट का उपयोग करें? मैं बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा बीते दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जागरूक किया था, जागरूकता अभियान चलाया था, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यक्रम लगाए गए थे, इसके तहत लोग जागरूक हुए। हालांकि ये कार्यक्रम प्रशासन द्वारा ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी में किया गया था। अगर अब आज चुनाव मतदान की बात की जाए तो आज जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर, और जिस तरह से हमारे संवाददाता साथियों ने बताया वो ठीक उसी तरह से सीतापुर में भी नजारा देखने को मिला है। जिस तरह से कि हालांकि अगर लाइनों में बात की जाए जो कतार उसमें अगर 10 व्यक्ति खड़े हैं तो उसमें से तकरीबन 6 व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के देखे जा रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं बढ़ चढ़कर इस बार मतदान कर रहे हैं। तो इससे खास ये जरूर देखा जा सकता है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, और ये जागरूकता का ही एक बिल्कुल। कुल मिलाकर के जागरूकता लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक दिन ऐसा मौका आता है जब पूरी कमान आपके हाथों में होती है और आपको अपने वोट के माध्यम से एक बड़ी चोट देनी होती है।
हम चलिए आपको सुनाते हैं अन्नू टंडन जो कि गठबंधन प्रत्याशी हैं उन्नाव से, उनके सामने साक्षी महाराज हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। टंडन ने आज अपना वोट डाला है, बात करते हैं। मैम, वोट डाला है, कैसा लग रहा है? वोट डाला है, उन्नाव के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। बदलाव अनिवार्य है और मैंने अपना दायित्व पूरा किया है। मैम, साक्षी महाराज कहते देखे जा रहे हैं, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि इस बार हम जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अन्नू टंडन हार की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। 2 बार मेरे सामने उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो एक हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको अधिकार है कुछ भी बोलें, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो क्षेत्र का स्नेह है और जो बदलाव की एक आशा है वो बोलेगा। ये थी हमारे साथ गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इस बार जो है विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया है और परिवर्तन की बयार उन्नाव में चल रही। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ आशु अवस्थी, एबीसी न्यूज, उन्नाव। तो आप अभी अन्नू टंडन को सुन रहे थे, जिनके सामने साक्षी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो अब जो अपना वोट है वो उन्नाव के विकास के लिए देकर के आई हैं। तो चलिए आपको नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उन्होंने अपने वोट का प्रयोग करने के बाद क्या कुछ कहा। कानपुर में इस बार जो हम लोगों ने माहौल देखा है, अभी तक पूरा परिवर्तन का माहौल बना है। कई लोगों से बात हुई है, सब लोग परिवर्तन को वोट कर रहे हैं। लोग महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। आप भी अगर घूमेंगे आपको दिखाई पड़ेगा एक अलग तरह का माहौल है और इस माहौल में परिवर्तन होना तय है। कानपुर परिवर्तन के साथ है। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी का कहना है कि जैसे ग्राउंड में जहाँ पर अखिलेश जी ने सभा करी है वहाँ पर सिर्फ एक धर्म विशेष लोग दिखे थे। तो इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो सिर्फ एक धर्म विशेष लड़ा रहा है, जबकि उनको पूरा कानपुर नहीं लड़ा रहा है और हर धर्म के लोग। पता नहीं वो कानपुर बारे में कितना जानते हैं। हमें तक कुछ दिन पहले ही कानपुर आए हैं, अभी कानपुर वाले भी उनको नहीं जान पाए, वो भी कानपुर वाले को भी नहीं जान पाए हैं। कानपुर का मिजाज अलग किस्म का है। कानपुर देश की मुख्य धारा के साथ रहता है। हमें नहीं लगता कि रमेश अवस्थी जी कानपुर बारे में अधिक जानते हैं और उनका सफर कल तक का ही है। परसों वाली गाड़ी से वो लौट जाने वाले हैं। वोट किया है, मेरा मतदान भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा मतदान मैं पूरे शहर वासियों से मैं अपील करती हूँ कि सब भारी से भारी मात्रा में जाकर मतदान करें। ये कानपुर की प्रेम नगरी में इतना मतदान हो कि किसी भी लोकसभा में वहाँ जाएं और जो देश के लिए काम करता हो, जो देश के लिए जीता हो मरता हो, उसके पक्ष में वोट डालें। 400 पार का दावा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें हैं? हम 400 पार हैं, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, ये मामला है। कोई इन्वर्ट है ही नहीं है, 400 पार हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि लोकतंत्र के पर्व को हम लोग पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। उसी कड़ी में हम सब लोगों ने सवेरे ढोल, मजीरा, शंख और घंटा, घड़ियाल लेकर के जागरण करते हुए लोगों से अपील करी कि पहले मतदान बाद में जलपान। और ये अपील करने का ये परिणाम हुआ कि बुजुर्ग, महिला, बच्चे, नौजवान और जो पहली बार मतदाता है वो सारे लोग निकल करके और हम सब लोगों के साथ शामिल होकर के इस जागरूकता यात्रा में शामिल हुए और वो वोट डालने के लिए आतुर दिखाई दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बने और कानपुर में रमेश अवस्थी जी कानपुर के सांसद बने। वो लोग कमल का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी को दे रहे हैं। उत्साह तो भरपूर है और सभी के मन में है कि मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने ताकि हम लोगों का भविष्य अच्छा रहे, देश का भविष्य अच्छा रहे और राष्ट्र हित में कार्य होता रहे। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी तो आपने मतदान कर दिया, लोग अभी रह गए हैं। जो लोग रह गए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि 5 साल में एक बार वोट देना होता है। अच्छे जनप्रतिनिधि पर चुनाव करें और राष्ट्र हित के लिए वोट करें और जरूर आए, वोट डालें। तो आपने कानपुर के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, अलग अलग तरीके से उन्होंने वोटिंग की अपील की और हम भी आपसे लगातार यही अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलकर वोट करें। तो चलिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सुबह से ही अलग अलग स्थानों पर बीजेपी विपक्ष के लोग वोटिंग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता, बीजेपी नेता, ये 13 सीटों पर वोट की चोट का दिन है, जहां सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन, गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी की दूसरी तस्वीरें, जितिन प्रसाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रामशंकर कठेरिया, बीजेपी प्रत्याशी इटावा, उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांसद
साक्षी महाराज उन्नाव से प्रत्याशी हैं। उनकी तस्वीरें कन्नौज जो इस बार महामुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक की तस्वीरें हैं। साथ ही सुरेश खन्ना वित्त मंत्री यूपी, उनकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, आकर्षक तरीके से सजाया गया है कि आप अपने घरों से निकल करके, क्योंकि 5 साल में पहली बार ये मौका आता है, 5 साल में एक बार मौका आता है जब आपको अपने वोट का प्रयोग करना होता है और अपने लिए और इस देश के विकसित भविष्य के लिए सरकार चुननी होती है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। कानपुर से भी हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क साधेंगे। साथ ही शाहजहांपुर और सीतापुर से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सर्वेश, देखिए अभी हमने 4 तस्वीरें देखी जिसमें अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई, चाहे वो महेश त्रिवेदी विधायक हो, चाहे वो अमिताभ वाजपेयी हो, अलग अलग प्रतिक्रिया दी। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, देश के लिए वोट कर रही है। जो कई सालों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी जनता, आज उसके लिए जनता ने वोट किया। आप लगातार फील्ड पे हैं, जनता जब वोट करके बाहर निकल के आ रही है तो क्या उनके मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करके आए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब से फील्ड पे हम लोग जीरो ग्राउंड, सुबह से ही जीरो ग्राउंड पर हैं और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन होना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, और उसके आधार पर अगर बात करी जाए तो मिली जुली प्रतिक्रिया सुबह से ही समय मिल रही थी। अगर बात करी जाए इससे मुस्लिम वोट के इलाकों से, अभी थोड़ी पहले सलीम अहमद जो कि प्रदेश के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब की मुस्लिम वोटर भी जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि वो 3 तलाक का मामला हो या पासमानदा मुसलमानों के लिए मामला हो, उसको लेके लगातार जो मुस्लिम है तो वो भाजपा को वोट कर रहा है। और मैं स्वयं एक मुस्लिम हूँ जो भाजपा का, और मेरा परिवार भी और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। और वहीं अगर अलग नेताओं की बात करी जाए, चाहे रूमी जी की बात करी जाए या अमिताभ वाजपेयी जी की बात करी जाए, गठबंधन के किसी भी नेता की बात करी जाए, तो उनका कहना है कि सरकार जो है वो बदलनी चाहिए, जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, उसको 400 हार का नारा जनता खुद करके दिखाएगी। और सौम्या, यही मिली जुली जो प्रतिक्रिया है सुबह से हम लोगों को मिल रही। जी सौम्या। बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहूंगी, सीतापुर में भी मुकाबला कड़ा है और जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि इन 13 लोकसभा सीटों पर चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो गठबंधन हो, उनके बड़े बड़े वीवीआईपीस नेता ने, स्टार प्रचारकों ने जमकर रैलियां की, जनसभाएं की और जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया। सीतापुर में इस बार कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो काफी हावी रहे? जी बिल्कुल सौम्या, आपको बता दूं अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो इस समय हावी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार अगर नेता, राजनेता, मंत्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं हुई हैं। बल्कि यहाँ पर बीते कल मुख्यमंत्री की एक जनसभा थी सिरौली में। तो ये कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अग्नि स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आवारा गौवंश है, बेरोजगारी है और इसके साथ साथ में महंगाई का मुद्दा काफी तेज रहा है। हालांकि अगर जो मतदान करके जो लोग बाहर आ रहे हैं, हम लोग अगर उनसे बात किए हैं तो ऐसे पर उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सीतापुर के भविष्य लिए मतदान करके आए हैं और ये आने वाला वक्त जो है वो 4 तारीख को बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है और कौन यहाँ का नेता बने, कौन राजा बनेगा। तो ये बड़ी बात सोनिया है और आखिर लोग अपने घरों से निकलकर भीषण गर्मी में भी मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो बता दें कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। देखिए, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और आपसे भी अपील है कि आप भी अपने घरों से निकले और वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आप बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें हैं जहां देवेंद्र सिंह भोले, राजा रामपाल, राजेश कुमार द्विवेदी अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो रमेश अवस्थी, आलोक मिश्रा और कुलदीप
भदौरिया, जहां कमल और हाथ के बीच में इस बार ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का मुकाबला कानपुर में देखा जा रहा है। वहीं आनंद कुमार, रमेश चंद्र और बहराइच में ब्रजेश कुमार, इन तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। तस्वीरें कुल मिलाकर के साफ है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। रेखा वर्मा, आनंद भदौरिया, डौरहरा से ये प्रत्याशी जिनके बीच में मुख्य मुकाबला 13 सीटें में कौन किसके सामने है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे रामशंकर कठेरिया, जितेंद्र दोहरे और शारिका सिंह बघेल। इस बार बीएसपी ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने प्रत्याशियों का चुनाव किया, इसलिए चुनाव इस बार आसान नहीं है। मुकेश राजपूत, नवल किशोर शाक्य और क्रांति पांडे फर्रुखाबाद से चुनावी मैदान में हैं। वहीं हरदोई से जयप्रकाश और उषा वर्मा, भीमराव अंबेडकर चुनावी मैदान में। यहां पर भी हरदोई में भी मुकाबला बीजेपी या गठबंधन दोनों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बीएसपी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है। वहीं सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव, और अगर इमरान बिन जफर मुस्लिम वोट काटने में सार्थक रहे तो तस्वीरें बदल सकती हैं। वहीं अजय मिश्रा टेनी, उत्कर्ष वर्मा, लखीमपुर खीरी से मुख्य मुकाबला इन दो चेहरों के बीच में देखा जा रहा है। वहीं मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, रामशंकर भार्गव और बीआर अहिरवार चुनावी मैदान में। अरुण सागर, राजेश कश्यप और डॉक्टर दोधराम वर्मा शाहजहांपुर से चुनावी मैदान में है। तो इस बार 80 का लक्ष्य लेकर भाजपा चुनावी मैदान में। तो गठबंधन का कहना है कि इस बार भाजपा 150 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएगी पूरे देश में। सीतापुर में राजेश वर्मा वर्सेस राकेश। वहीं उन्नाव में भी मुकाबला काफी कड़ा। साक्षी महाराज जो कि सांसद है 2 बार से, अन्नू टंडन उनके सामने एक कद्दावर प्रत्याशी, और दम भर रही है इस बार साक्षी महाराज को पटकनी देने का। लेकिन 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि कौन वोट किसके पक्ष में गए हैं। तो देखिए, कानपुर में मुकाबला बेहद रोमांचक है, जहां एक तरफ बीजेपी से रमेश अवस्थी हैं तो दूसरी ओर गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा है, और मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में देखा जा रहा है। नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनाते हैं। कानपुर में इस बार जो हम लोगों ने माहौल देखा अभी तक, पूरा परिवर्तन का माहौल बना है। कई लोगों से बात हुई है, सब लोग परिवर्तन को वोट कर रहे हैं। लोग महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। आप भी अगर घूमेंगे आपको दिखाई पड़ेगा एक अलग तरह का माहौल है, और इस माहौल में परिवर्तन होना तय है। कानपुर परिवर्तन के साथ है। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी का कहना है कि जीआईसी ग्राउंड में जहाँ पर अखिलेश जी ने सभा करी है, वहाँ पर एक धर्म विशेष लोग दिखे। तो इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है वो सिर्फ एक धर्म विशेष लड़ा है, जबकि उनका पूरा कानपुर में लड़ा है, हर धर्म के लोग। पता नहीं वो कानपुर बारे में कितना जानते हैं। हमें तक कुछ दिन पहले ही कानपुर आए हैं, अभी कानपुर वाले भी उनको नहीं जानते हैं, वो भी कानपुर वाले को नहीं जान पाए हैं। कानपुर का मिजाज अलग किस्म का है। कानपुर देश की मुख्य धारा के साथ रहता है। हमें नहीं लगता कि रमेश अवस्थी जी कानपुर बारे में अधिक जानते हैं, और उनका सफर कल तक का ही है। परसों वाली गाड़ी से वो लौट जाने वाले हैं। वोट किया है, मेरा मतदान भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा मतदान मैं पूरे शहर वासियों से मैं अपील करती हूँ कि सब भारी से भारी मात्रा में जाकर मतदान करें, कि ये कानपुर की प्रेम नगरी में इतना मतदान हो किसी भी लोकसभा में, और वहाँ जाएं और जो देश के लिए काम करता हो, जो देश के लिए जीता हो मरता हो, उसके पक्ष में होता है। 400 पार का दावा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें हैं? हम 400 पार हैं, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, ये मामला है। कोई इनवट है ही नहीं है, 400 पार हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि लोकतंत्र के पर्व को हम लोग पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। उसी कड़ी में हम सब लोगों ने सवेरे ढोल, मजीरा, शंख और घंटा घड़ियाल लेकर के जागरण करते हुए लोगों से अपील करी कि पहले मतदान बाद में जलपान। ये आपने जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया सुनी अपने वोट का प्रयोग करने के बाद। तो चलिए आपको सुना देते हैं मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, कितने उत्साहित हैं और किन मुद्दों पर वो अपने वोट प्रयोग कर आए हैं। हमारा नाम आबिर नवाज है। आज आप वोट डालने आए हैं, आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? भाई हमने सिर्फ विकास के मुद्दों को, विकास का मुद्दा और जो कारोबार के बिजनेस के हालात चल रहे हैं
उन मुद्दों को देखते हुए वहाँ वोट डाला है। क्या लगता है कि जो सरकार है किन मुद्दों पर सुधार करने की जरूरत है जिससे ये जो है सरकार जो है बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उसको दूर करेगी, और जो बिजनेस के सिचुएशन है, बिजनेस का हालात है, कारोबार का हालात है, उसमें जो है सुधार करेगी। अगर सरकार की बात करी जाए प्रेजेंट टाइम की तो पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। देखिए जो भी सब बातें तो होती हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आप देख रहे हैं, सुबह से ही लाइन यहाँ की मतदान केंद्र अति उत्साह है, भारी जन समर्थन मिल रहा है और लोग जागरूक होकर वोट डाल रहे हैं। ये 216 कैंट ऑक्सफोर्ड मॉडल स्कूल, इसमें 10 बूथ आते हैं, 191 से लेकर 200 तक, जिसमें 3 बूथ यहाँ श्यामनगर के हैं, 7 रामपुरम के हैं। अब यहाँ जो मैंने अभी पूछा कई लोगों से और मैं भी जा रहा हूँ मतदान करने, तो लोगों का कहना है राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हित में हम वोट करेंगे। सर सबसे पहला मुद्दा ये महंगाई का, महंगाई चरम पे चली जा रही है, तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए हमने वोट डाला है। क्या लगता है जो सरकार है किस बात पर बने? जी सरकार जो भी बने वो किन मुद्दों को लेकर चलना चाहिए? सरकार जो भी बने सर, पढ़ाई लिखाई की बात हो, महंगाई दूर करने की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये नहीं कि नाली गड्ढे की बात हो, जो होता नहीं है। इसे मैंने अपना वोट अधिकार किया है, ऐसे सरकार को चुना है जो सरकार गरीबी को हो, मसीहा को हो, बुजुर्गों को हो, बच्चों को हो, ऐसी सरकार को चुने कि आने वाला बच्चों का भविष्य फ्यूचर अच्छा हो, ना कि गाय गोबर में ये आदमी लगाए रहे। मेरा मुद्दा जो है वही है, एजुकेशन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है इस टाइम, और एम्प्लॉयमेंट पे हमारा वोट है, और क्या कहते हैं जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है, रोज़गार के लिए मुद्दा है, और नौजवानों के भविष्य के लिए जो है यही मेरा मुद्दा है, इसीलिए हम वोट दे के आए। भैया हम तो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें और सब अच्छा काम करें, वो बस कोई भी सरकार हो सबके लिए हित में हिंदू मुसलमान एक रहे, समझे, हिंदू मुसलमान ना हो इसी बात की हम लोग को नाराजगी और कोई बात नहीं। अढ़ूरा देवी नाम है। कैसा लग रहा है पहला वोट देकर के, क्या मन में आपके आया जो सुबह से आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से हम लाइन लगे हैं तो बहुत अच्छा लग रही है, यही कह रही हैं जो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया लगती है। और अच्छा, आपने वोट डालने की किसी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शांति से शांतिपूर्वक से वोट डाल दिए हैं और बहुत बढ़िया लगा। तो ये आपने लोगों की बातें सुनी कि उन्होंने किस आधार पर इस बार वोट डाला है। तो चलिए जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, कानपुर जिलाध्यक्ष ने लोगों से, जिला अधिकारी ने लोगों से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अपना भी वोट डाला और हमने कानपुर के सम्मानित मतदाताओं से अपील की कि सभी लोग निकलें और वोट करें, और इस बार कानपुर का नाम हमें सर्वाधिक मतदान करने वाले ज़िलों में रखना है। अधिक से अधिक लोग वोट करें, और अभी तक जो फिगर है उसमें शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, और पूरे जनपद का जो एवरेज है वो 23.43% है, पूरे जनपद का ओवरऑल जो परसेंटेज है 11 बजे का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कानपुर अपना पिछला रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। तो कानपुर डीएम जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है पोलिंग स्टेशंस का, साथ ही लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये तस्वीरें आपको पोलिंग स्टेशन से हम दिखा रहे हैं, जहां पर जो असहाय हैं, जो जा नहीं सकते, खुद के पैरों से वहां पहुंच नहीं सकते, उनके लिए व्हीलचेयर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत ना आने पाए, कोई अवस्था ना होने पाए, इसके लिए लगातार डीएम निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। महिला पुरुष दोनों की लाइनें अलग अलग हैं, जिससे किसी भी तरीके की धक्का मुक्की ना होने पाए। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर पानी के मटके लगाए गए हैं।
तो आपको बता दें कि जो ये चौथा चरण है ये बेहद महत्वपूर्ण चरण है। अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी के लिए काफी मजबूत चरण माना जाता है और बीजेपी अपने उसी इतिहास को दोहराने का प्रयास भी इस बार कर रही है। इसलिए ताबड़तोड़, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की हो, रैलियां देखी गई। और कन्नौज में जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आखिरी वक्त पर आए, उसके बाद से तस्वीरें थोड़ी सी विपरीत जरूर हो गई भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा का विश्वास है कि इस बार कन्नौज से फिर से सुब्रत पाठक विजयी होंगे। वहीं कानपुर में भी जो एक हमेशा से देखा जाता था कि बीजेपी के लिए लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, लेकिन इस बार प्रत्याशी की वजह से, खुद के अंदर खाने की वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के बाद तस्वीरें वहां भी उलट हो गई। हमारे साथ हमारे कई मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका रुख करा देते हैं। जहां पर सुनील नारंग जी हैं बीजेपी से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा से हमारे साथ अनिल झा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से अवनीश सलूजा है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए सबसे पहले सुनील नारंग जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपने अभी कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, चाहे वो जनता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सबने कहा है इस बार जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि हम इस बार परिवर्तन के लिए वोट करके आए हैं। तो किस तरीके का परिवर्तन चाह रहे हैं? ये तो विपक्ष ही बताएगा कि वो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन कानपुर में ऐसा होने वाला नहीं है। कानपुर में भाजपा की सीट थी पहले भी और अभी भी रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से जो प्रत्याशी रमेश अवस्थी को आप लोगों ने उतारा है, कई बार तो लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर बैठे पहले शुरुआती के दिनों में, फिर उसके बाद तस्वीरें आई जहां आपके ही नेताओं ने बड़े बड़े लेटर्स लिखकर उनके लिए बोला कि हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। उसके बाद चाहे वो अमित शाह का यहाँ पर आना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की को यहाँ पर आना हो, तो तस्वीरें थोड़ी ठीक नहीं थी। नहीं, शुरुआती दौर में जरूर ये बात आई थी, उसका समाचार पत्रों में भी आया, लेकिन जब हमारे सारे वरिष्ठ नेता इसमें इन्वॉल्व हुए, रमेश अवस्थी कोई कानपुर के बाहर के नहीं हैं, वह कानपुर का ये यहीं के पढ़े हुए हैं। तो पढ़ने के बाद कई लोग, हम लोग भी बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं अपने शहर में, तो उसको कोई बाहरी नहीं कहा जा सकता। तो कुछ कन्फ्यूज़न जिनमें था उनका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया और हम लोग अपने जितना भी हमारा टारगेट है उसको हम प्राप्त करेंगे, इस बार विजयी होंगे। अनिल झा जी, देखिए इस बार जो प्रत्याशी हैं और वो ब्राह्मण चेहरा है और बीजेपी ने भी जो प्रत्याशी उतारा है वो भी ब्राह्मण चेहरा है। और कानपुर को अगर हम ब्राह्मण बेल्ट कहेंगे, साउथ स्पेशली साउथ को, तो गलत नहीं होगा। क्या लगता है इस बार आपका जो प्रत्याशी है वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल सौम्या जी, कानपुर का चुनाव जो है अब की बार वो बाहरी बनाम लोकल का है। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे और आपको समझाने की कोशिश जैसे कर रहे थे, वैसे वो कानपुर वासी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक कानपुर के लोगों ने नहीं समझा। वो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और फर्रुखाबाद से कानपुर में पढ़ने के लिए आए थे। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर बिहार का रहने वाला हूँ, पर बिहार से मैं यूपी में 26 साल से रह रहा हूँ, तो अब मैं बिहार का नहीं हूँ, अब मैं यूपी का हूँ और कानपुर का हूँ। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके कार्यकर्ता को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो वोटर को क्या समझ में आएगा? नंबर 1। नंबर 2, देखिए सौम्या जी, 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कानपुर पे डिबेट चल रहा है तो मैं कानपुर पे ही बात करूंगा, दोनों सीटें जो भी वोट इनको मिला, 2019 से 10% लोग जो इनको वोट किए थे 2019 में, जो भाजपा के वोटर थे, वो 10% वोट कानपुर के छिटक गए इनसे, इनके व्यवहार से, इनके झूठे प्रचार से, इनके झूठे वादों से, इनके हिटलरी और तानाशाही से। और ठीक वैसे ही कि जैसे किसी को भी हम लाके कानपुर के जनता के ऊपर ठिकाना फोड़ देंगे और लोग हमारे मतलब ऐसे गुलाम है हमारे, हमको वोट दे देंगे, हमको जिता देंगे। तो ये जो परंपरा थी, ये परंपरा 10% भाजपा के वोट, मैं तो नया वोट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भाजपा की वोट की बात कर रहा हूँ। 10% वोट इनका कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी हार हो रही है। रही बात हमारे प्रत्याशी की, शिक्षा जगत के हैं, कानपुर के जाने माने शिक्षित है, कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, चुनाव भी लड़ा है पूर्व में, और वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है। तो जो ये ब्राह्मण ये लोग कर रहे हैं, तो एक तो जात पे वोट होनी नहीं चाहिए, वोट होनी चाहिए विकास। और आपने 5 साल 10 साल से सांसद है, आपने क्या किया कानपुर के लिए, इस पे वोट होना चाहिए। लेकिन अगर ये जात पे भी आते हैं तो इनसे बगल में ठाकुर नाराज है और कानपुर में ब्राह्मण नाराज है, क्योंकि इन्होंने सवर्णों का तो खाली इस्तेमाल किया वोट लेने के लिए। जब ये मंत्री पद बैठते हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी दलित को इतना दे दिया, ओबीसी को इतना दे दिया, फलाने को इतना दे दिया। उस समय तो ब्राह्मण और ठाकुर
लाला और बनिया का नाम तो लेते नहीं है, क्योंकि ये तो इनके गुलाम है। इनको ये लगता है कि ये सभी जातियां हमारे गुलाम है। जी, थोड़ा जवाब, क्योंकि वो आप लोग गठबंधन में है इसलिए वो प्रत्याशी कांग्रेस के भी हैं। अवनीश सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी कहा कि वो बाहरी हैं और वो यहाँ के नहीं है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो यहीं पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है कि आपको, अगर वो बाहरी हैं तो यहाँ का विकास ढंग से नहीं हो सकता है कि आप बाहरी प्रत्याशी किसी दूसरे जिले का विकास नहीं कर सकता है? देखिए, बाहरी बनाम तो लोकल की लड़ाई हो ही रही है। जब जिसके घर में संतान हो वो दूसरे की संतान की, पड़ोसी की संतान को क्यों वोट खिलाएगा? कामन की वस्ती बात है। और हमेशा चाहती है जनता की लोकल प्रतिनिधि हो हमारा, आराम से सुलभ हो, जब चाहे हम मिल लें, जिस तरीके से चाहे चले जाए। आपको पता होगा कि पिछले 15 सालों तक हमारे श्री प्रकाश जायसवाल जी यहाँ के कानपुर का प्रतिनिधित्व किया, तो हर शनिवार रविवार वो इतने बड़े मंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन वो हमेशा वो कानपुर के साथ रहे, कानपुर के लिए हमेशा सुलभ रहे। लोग कहते हैं कि उनको किसी भी छोटे से छोटे प्रोग्राम में बुलाया जाए तो घर में पहुंच जाते थे। तो एक लोकल और बाहरी का तो है ही है। दूसरी चीज, जो ये 10 साल से कानपुर का विकास रुक गया। कानपुर बिल्कुल जो एक व्यापार का एक हब था, बिल्कुल चरमरा के रह गया। आप देखिए, सारे व्यापार धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। चप्पल के कारखाने बंद हो रहे हैं, लेदर के कारखाने बंद हो रहे हैं, रेडीमेड पे बुरा असर पड़ा है। आप रनिया वगैरह साइड चले जाइए, जो कानपुर के व्यापारी गए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में ताला डाल दिया, वेयर हाउस के लिए घूम रहे हैं कि कोई इसको किराए पे ले ले। तो जनता, जो छोटे व्यापारी, जो स्मॉलर बिजनेसमैन थे, ये जो बिल्कुल तबाह हुए हैं। ये जो आपने अभी दिखाया जनता का रुझान, लोग कह रहे परिवर्तन की बात, तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन है। लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से। आप देखिए कि जितना लेदर की इंडस्ट्री के नाम से हम कानपुर में जाने जाते थे, कहीं भी जाइए, हम फॉरेन वगैरह गए हैं कई बार, तो लोग कहते थे कानपुर तो लेदर का हब है। आप बताइए, सारी इंडस्ट्रियां यहाँ से उखड़ के चली गई, 10% नहीं बची। ये बताइए, आप लोग कहते हैं कि लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का ये जो चुनाव है, लोकल क्या व्यक्ति होना चाहिए? कई आपके भी ऐसे चुनाव में ऐसे चेहरे हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात कर लें, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो रहते तो कहीं और हैं। फिर लोग क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? या अगर हम अमेठी में या रायबरेली में देख लें, तो हमेशा से गांधी परिवार को बहुत सराहा है, अपने परिवार की तरह वहां की जनता ने माना है, लेकिन विकास नहीं दिखा। तो इसका मतलब जो आप बात कह रहे हैं लोकल की, वो बात बिल्कुल सही साबित होती है आपके नेताओं पे भी। राहुल गांधी की फोर्थ पीढ़ी है जो रायबरेली अमेठी से जुड़ी रही है हमेशा। कोई वो नए आयातित नहीं है। आयातित तो गुजरात से आ गए बनारस में, कि हमको किसी ने बुलाया है, किसी ने भगाया है, इस टाइप से करने। तो हमारा जो गांधी परिवार है, ये रायबरेली अमेठी से सदैव जुड़ा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो परमानेंट उनका तो घर है। वो तो अपना परिवार कहते हैं कि हमारा तो ये परिवार है। तो कभी ऐसे थोड़ी ना हुआ कि वो कल चुनाव से जुड़े रहे हैं। तो वो पूरी देश की सारी जो है जगह को छोड़ कर उन्होंने अपना परिवार बनाया इसको। तो अमेठी और रायबरेली के बारे में किसी को कहने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से साफ है, सीधे के तरीके से, कि उनका वो परिवार है, वहीं से जुड़े रहे हैं। राजनीतिक जमीन उनकी वही रही है। अभी प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं 19 ईयर की ओल्ड थी जब मैं आई थी KL शर्मा के साथ चुनाव सीखने और संचालन देखा, तो यहाँ रह के मैंने चुनाव, तो इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है ना कि हम आयातित थोड़ी ना है। जी, सुनील नारंग जी, आपने सुना कि गठबंधन प्रत्याशियों ने क्या कहा कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन सरकार को बदल के ही होगा। और आप लोग 80 का जो नारा दे रहे हैं, 3 चरण बीत चुके हैं, आज चौथा चरण है और अभी तक मतदान प्रतिशत कोई खासा उत्साह भर देने वाला नहीं हुआ है। कितना, क्या लगता है कि आपको इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, मतदान प्रतिशत पूरा होगा। अभी 11 बजे तक जिलाधिकारी का अभी आपने सुना कि 23% कुछ बताया उन्होंने, तो 11 बजे से अभी 6 बजे तक का बहुत समय है। हमें उम्मीद है कि 55 से 60% कानपुर का रहने वाला है। और दूसरा, जैसे ये बता रहे हैं कांग्रेस सपा के कि हमारे प्रत्याशी के बारे में, तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी इनसे पूछ के कैंडिडेट घोषित करते? ये बताएंगे कि हमें कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, हम वो कैंडिडेट करते। और दूसरा, अपना घर देखें। अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम का चुनाव हुआ कानपुर में, तब इनके सपा के विधायक की वाइफ लड़ी, तब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तो ये कब आपस में लड़ते हैं, कब मिलते हैं, इसका तो कुछ पता नहीं। जब इनको अपना स्वार्थ लगता है,
या तो आए मैदान में अकेले एक पे एक आए तो लड़े, तब तो पता चले कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब नहीं तो फिर एक हो गए, फिर अलग हो गए, फिर एक दूसरे को कोसा, दोनों बबुआ एक साथ हो जाते हैं। कानपुर में भी पिछले कई वर्षों से यही चल रहा है। पूरा इंडिया इनका पूरा गठबंधन आपस में लड़ता है, कभी जुड़ते हैं कभी हटते हैं। तो ये इस तरीके से पहले तो ये अपने आप को देखें, फिर किसी पे कह सकते हैं। अनिल झा जी, देखिए अगर हम इसी बात को दोबारा से उठा ले तो अभी हाल ही में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही एक जनसभा को संबोधित करने के लिए साथ में आए थे, लेकिन जो एक ट्यूनिंग की बात होती है दोनों के बीच में, जो एक सामंजस्य की स्थिति होती है, वो नदारद दिखी। अखिलेश यादव अलग दिखाई दिए, राहुल गांधी अलग दिखाई दिए। और क्या ये गठबंधन बरकरार रह पाएगा चुनावों के नतीजों के बाद भी? देखिए सोमा जी, बिल्कुल, जहां तक आप अलग अलग दिखने की बात कर रही हैं, अलग अलग बोलने की बात है, जाहिर सी बात है दो राष्ट्रीय नेता हैं, दोनों अलग अलग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रहे हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सीएम के दावेदार हैं, एक सीएम के दावेदार हैं, और दोनों का गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन जब होता है तो किसी भी विचारधारा की गठबंधन जो सेम विचारधारा के होते हैं, केवल 40 सीटों से पीएम बनेंगे राहुल गांधी। अब ये आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। कितने इससे ऊपर नहीं हो। अभी मोदी जी ने बताया कि जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा वो सीटें नहीं पा पाएंगे। उतने में प्रयास करें, उतने में वो प्रयास करें। और उनको भगवान है क्या? अभी गठबंधन से पहले आधे दल छोड़ के चले गए, चुनाव से पहले आधे दलों ने छोड़ दिया आपका साथ। और जब ये चुनाव का परिणाम आएंगे तो आधे और चले जाएंगे। जनता होता है, जनता जो तय करता है, मोदी जनता डिसाइड मन बना चुकी है कि अब की बार 400 पार जनता ने अपना तय कर रखा है। कानपुर शहर में पोलिंग स्टेशनों पे घूम आई, अभी मैं पूरा देख के आया हूँ। इक्का दुक्का कहीं मिल जाएंगे आपके बस्तों में। अभी देखिए इनकी क्या थी, बंद कमरे में बैठ के हम लोग बहुत है, और यही इनके कमजोर मैसेजों की ओर दबा दी गई है। दोनों नहीं मिले। हमारे राज्य में जो वोट निकल रहा था, 38% वोट पिछले चुनाव में इनको किया गया था पूरे उत्तर भारत में, और 62% वोट जो है वो बिखरा हुआ था। उन 62% वोट को समेट दिया गया है। यही इनकी सबसे बड़ी नाराजगी, और यही सबसे बड़ी जनता से नाराजगी इनकी है कि ये कहते हैं जो भाजपा को वोट करेगा जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है देशद्रोही है। उस में हिंदुओं को भी कहते हैं, ये ब्राह्मणों को भी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी कांग्रेस सपा में वोट दे रही है, तो ठाकुर को भी कहते हैं ये देशद्रोही है। तो इनकी विचारधारा तो छोड़िए, अभी ये बखलानी भी संभालने से जो मोदी जी का और अमित शाह जी का भाषा और शैली का प्रयोग अभी वो कर रहे हैं, वो दिख गया कि अब वो दूर चुनाव से छिटक गए हैं। अब वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, आखिरी प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम राम मंदिर इधर उधर परिवारवाद करने की। जनता का जो आपने कहा शुरुआत में, बिल्कुल जनता मन बना चुकी है। इस झूठों की सरकार, झूठों की सरकार, फरेबी की सरकार, भ्रष्टाचारियों को जी सुनील आनंद जी, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम भाजपा ने नहीं शुरू किया, हिंदू मुस्लिम इनके यहाँ से शुरू हुआ। जब इनके नेताओं का कहना था, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम सबसे पहले जो संसाधन देश के उनका हक मुसलमानों का होगा, तो शुरुआत वहां ये बात करें मुसलमानों की तो ठीक है, अगर भाजपा उसका रिएक्शन करे तो हम उसमें हमारे हमको पूछते हैं। अवनीश सलूजा जी, देखिए मणिशंकर अय्यर जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को छेड़े नहीं, वो उनके पास एटम बम है। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान का मुद्दा लेकर के ही नहीं आए, आप पाकिस्तान का मुद्दा लेकर के आए हैं। सौम्या जी, अभी हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा कि बड़ी इकोनॉमी से हम छोटी इकोनॉमी नहीं कर सकते चाइना को लेकर। हम क्या बात कर रही हैं आप मणिशंकर अय्यर का 3 चुनाव निपट गए, मणिशंकर अय्यर का नामो निशान मिट गया कांग्रेस से, लेकिन विदेश मंत्री पद आज से 1 महीने पहले डिबेट में कहते हैं कि आप एक बड़ा इकोनॉमी से छोटा इकोनॉमी कभी नहीं कर सकता। चाइना से डरते हैं ये। अपनी बात करिए ना, आप किसी बात को उठाने 70 साल पहले आते हैं, 70 साल पहले आप थी ना, हम आ गए, आप जो नरेंद्र साहब ने आज की बात करिए ना, 10 साल पहले की बात है। अरे कोमा में चलेंगे क्या मोदी जी? उनको 10 साल की बात याद नहीं, 70 साल की बात याद है? तो कोमा से बाहर आइए, जो 10 साल से लोग कोमा में पड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता, आप लोग कोमा से बाहर नहीं तो जनता आपको कोमा से बाहर कर देगी 4 जून को। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। अवनीश सलूजा जी, देखिए अभी प्रधानमंत्री की रैली हमने कानपुर में देखी, और सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारे से शुरुआत की अपनी रैली की। जो सिख समुदाय है उसमें एक उत्साह आया। उन्होंने कहा कि
एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते हुए कानपुर आए और कानपुर में रैली की और रैली में गुरुद्वारे में सबसे पहले गए, माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उससे कहीं ना कहीं सिख समुदाय काफी उत्साहित भी नजर आया। अगर कानपुर की बात करें तो अगर सिख समुदाय हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन आज वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें ठगा हुआ महसूस कराया है हमेशा, इसलिए अब हम भाजपा के साथ है। आपका क्या कहना है कि आपका जो जनाधार उत्तर प्रदेश से खोता जा रहा है वो कैसे मजबूत करेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे आए, मत्था टेके, इसका तो स्वागत हम भी करते हैं कि कोई भी हम किसी भी धर्म स्थल पे जाए मत्था टेके, वो एक दीगर की गलत की चीज है। लेकिन हम पढ़ने वाले विद्यार्थी को कहो अगर खाली मत्था ही टेकता रहे और अपनी किताबें खोल के ना दिखाए हमने क्या किया है। कानपुर में सिखों ने सवाल थे सिखों के, उसके ठीक एक दिन पहले जो है लाजपत नगर में सिखों ने एक बड़ी बैठक की और बैठक थी वर्तमान राजनीतिक परिवेश में सिखों की दशा और दिशा, जिस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था कि जो 800 सिखों की हत्याएं हो गई, शहीद कर दिए गए ये किसान, इन पे क्या बोलेंगे। कि लखीमपुर में सिखों के ऊपर गाड़ी चला के उनको मार दिया गया और उनमें उस साजिश में आरोपी को टिकट दिया गया और फिर गृह मंत्री जी ने जाके वहां बोला इसको और ताकत दो, इसको और ताकत दे दो। मतलब अभी तो जीप चढ़ाई थी, आगे वो ट्रक चढ़ाएगा। कानपुर में एक सिख व्यापारी को जो है मार के उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसको दबा के जबरदस्ती समझौता कराया गया। तो सिखों को उनके यात्रा के नाम पे 5 दिन तक गुमटी गुरुद्वारा चारों तरफ बंद कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है मैडम, पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुद्वारे का कीर्तन, भजन और पाठ जो था वो 2 दिन तक रोक दिया गया है प्रधानमंत्री के लिए। तमाम प्रधानमंत्री गुरुद्वारों में गए हैं, एक साधारण तरीके से गए हैं, मत्था टेक के लौट आए हैं, लेकिन पहली बार इसका इवेंट किया गया है और कुछ लोगों ने इसका इवेंट कराया है। इसका गुरुद्वारा गुरसिंह कमेटी अकाल तख्त ने भी विरोध किया है। इसकी चिट्ठी आई है, वीडियो आई है, अगर आप अपना व्हाट्सएप भेजिए तो मैं उसको भेज दूं। बिल्कुल। तो सुनील नारंग जी, देखिए ये आरोप हमेशा से भाजपा के ऊपर लगते हैं कि जी तो ये जो है सिखों को जो है धार्मिक तरीके से उलझा के उनसे वोट मांगने आए थे। आप देखिएगा 4 जून को जब गिनती होगी, सिख पूरे देश का सिख नहीं पूरे विश्व का सिख जो है वो शहीद हुए, जो सड़कों पे बैठे हुए किसान हैं, जिनको बुजुर्गों को मारा गया, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस चलाए गए और उनके रास्ते में कील बिछा दी गई, दीवारें खड़ी की गई। लखीमपुर के सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला। तो भारत का सिख नहीं, विश्व का सभी मानवतावादी सिख और सभी मानव धर्म को मानने वाले लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जी। सुनील नारंग जी, हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन थोड़ी बड़ी खबर आ रही है औरैया से, आपको बता दें औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, जहां वोट डालने को लेकर विवाद की खबर सामने आई है, जहां गांव बिसर मऊ में प्रधानपति का दबंगई का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको औरैया से बता दें, जहां आपस में पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। औरैया से ये तस्वीरें आई हैं जहां वोट करने को लेकर विवाद हुआ और वोट करने को लेकर ये विवाद हुआ। ईंट और पत्थर भी चले, दबंगों को नहीं है छलदा पुलिस का कोई भी भय। आपको बता दें दबंगों को किसी प्रकार का भय नहीं है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। उसके बाद भी इस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीसी न्यूज नहीं करता। पिस्टल दिखाकर धमका रहे हैं प्रधानपति धर्मेंद्र यादव। जबरन पार्टी पक्ष में वोट डलवाने को लेकर यह विवाद हुआ, जहां सरकारें और प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो। उसी बीच इस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया से। पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ इन दबंगों में नहीं दिखाई दे रहा है। और इस पर हमारे संवाददाता रोहित तिवारी जुड़ चुके हैं। जी रोहित, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी दे। जी मैम, ये मामला जो बताया जा रहा है सुबह जी औरैया के अछलदा क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पे वही मौजूद था अभी धर्मेंद्र जो यादव है, प्रधान का पति है, वहाँ की बीसर जो ग्राम पंचायत पड़ती है उसकी पत्नी प्रधान है वहाँ की मौजूदा। वो सत्ता पक्ष के में वोट डालने के लिए दबाव बना रहा था लोगों पे। उसी को देखते हुए पिस्टल लहराते हुए और आपस में विवाद भी हुआ है, पथराव हुआ है। प्रशासन में को संज्ञान में लेते हुए इस पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
जी, जानना चाहूंगी प्रशासन ने इस वायरल वीडियो की कोई जांच की क्या अभी तक, और किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक गिरफ्तारी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैडम, संज्ञान लिया गया है, प्रशासन ने उसको संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी के लिए जांच चल रही है, और वो सब वहाँ पे सब प्रधान। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, औरैया में वोट करने को लेकर विवाद हुआ, जबरन तरीके से दबाव पैदा करके वोट डलवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद ये वीडियो पिस्टल लेकर के वायरल हुआ। औरैया के बाद आपको उन्नाव से खबर बता दें, जहां ईवीएम खराब होने के चलते मतदान प्रभावित हुआ है। तकरीबन 40 से 50 मिनट हो गए हैं ईवीएम खराब होने के चलते मतदान प्रभावित। उन्नाव से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां करीब 40 मिनट से रुका हुआ है मतदान। लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटरी पीपर खेड़ा बूथ नंबर 15 की ईवीएम खराब हुई है और तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है ईवीएम खराब हुए, इसके चलते मतदान प्रभावित हो रहा है। इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता रहे, जहां उन्नाव में ईवीएम खराब होने के चलते मतदान प्रभावित। वहीं आपको हरदोई से भी बड़ी खबर बता दें, जहां मतदान का बहिष्कार किया है हरदोई के गांव में लोगों ने। उनका कहना है विकास नहीं तो वोट नहीं, कई दिनों से हम लोगों से कह रहे थे, और बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विकासखंड टडियाबाद क्षेत्र के गांव लालपुर भैसारी का ये पूरा मामला, जहां वो विकास नहीं तो वोट नहीं की वानगी देखने को मिल रही है। तस्वीरें हैं जहां पर सड़क खराब होने के चलते लोग नाराज हैं, पुल की मांग करते आ रहे थे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। जहां उन्होंने आज मतदान का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सबको चिट्ठी लिखी गई, लेकिन सिर्फ बदले में मिला आश्वासन। हम लोगों ने निकास क्या समस्या है आप लोगों की? जो हमारी समस्या यही है, हरिहरपुर से गोपा माऊ तक बहुत रोड ध्वस्त है, बालू निकलने के लिए आदमी परेशान है, निकलना जाना आना मना। आड़िन में पुलिया टूटी है, जिसमें आदमी पैर तैर करके निकलता है। तैर करके निकलता है। कभी बच्चा अगर फंस जाए तो बूढ़ जाएगा, उसमें हम लोगों को क्या होगा फिर? क्या समस्या है? अन्य समस्या भैया यही है, अब थोड़े दिन के बाद में आषाढ़ बरसने वाला है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, गांव को जाते हैं, खेत को जाते हैं, उधर निकलने में बहुत समस्याएं। एम्बुलेंस वगैरह आपको गांव आ जाती है? एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन गोपा माऊ मार्ग से शंकरपुर वाली पुलिया नहीं पार करती है सर। यानी अस्पताल जाने आने में भी समस्या? बिल्कुल समस्या है सर। क्या नाम है आपका? जोधा। आज जो है चुनाव का बहिष्कार किया गया, क्या मांगे रही है? कौन अधिकारी आया था यहाँ पे? यहाँ आए थे, एसओ आए थे और सीओ आए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया? तो अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है, जहां लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई दिनों से हम पुल सड़कों को लेकर के मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी, इस वजह से हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। सुनील नारंग जी, देखिए अभी अवनीश सलूजा जी ने जो अपनी बात खत्म की थी सिखों को लेकर के, उन्होंने कहा कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और ये आरोप आपके ऊपर हमेशा लगते हैं, जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं या आपके नेता जाते हैं, वहां पर यही होता है कि अगर एक आसानी से कर लेने वाली चीजों को आप एक इवेंट बना करके सामने रख देते हैं, इससे जनता को बहुत दिक्कत होती है। पहले तो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने एक आरोप लगाया सिखों का, तो उसमें मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस में कैसे हैं? इनका दिल कैसे करता है कांग्रेस में रहने का? सिखों का कत्लेआम 84 में कराने वाली कांग्रेस, उनके 2 नेताओं को जिनके ऊपर आरोप लगे, उनको दिल्ली के लोकसभा का चुनाव लड़ाया,
यहाँ तो हम लोगों ने मलहम लगाने का काम किया। जिस समय से मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, उन्होंने एसआईटी का गठन किया। उसके बाद जितने पीड़ित सिख थे कांग्रेस के राज्य से, उन्होंने उनको मुआवजा दिलाने का काम किया जिनका कत्लेआम हुआ। ये कानपुर में भी एसआईटी कमेटी बनी, यहाँ भी बहुत से लोगों को उसका दिया। उनपे उनके जो मर जाते हैं उनको लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके जो बच गई फैमिली उनको काम किया, उनको मलहम लगाने का, उनको मुआवजा दिलाया। दूसरा, अभी हमारे इतने इनकी सरकार रही, मनमोहन जी भी सिख थे, जिस समय अभी हमारे साहिबजादों का इतने समय से बलिदान दिवस के रूप में, उसकी हम लोगों ने पूरा उसको बलिदान दिवस के रूप में सार्वजनिक छुट्टी घोषित करी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास पर उसका बाकायदा पूरा वो किया उसको, और मुख्यमंत्री जी के वहाँ किया गया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के पाठ वहाँ होने लगे प्रधानमंत्री जी के निवास पर और मुख्यमंत्री जी योगी जी के निवास पर। क्या आज तक मनमोहन सिंह सिख होके ऐसा हिम्मत जुटा पाए? नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग मलहम लगाने का और अपने आप की जो हमारे अंदर की भाव है, हम उसको प्रकट करते हैं। इतना करतारपुर कॉरिडोर हम लोगों ने उसको खोलने का काम किया। तो क्या आपने भी 10 साल शासन किया तो 60 साल से, लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह सिख होने के नाते रहे। इतना जब आप नहीं कर पाए, और उत्तर प्रदेश में भी अभी 6 साल पहले आपके सहयोग से अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, क्या कभी आपने सिवाय खजूर खिलाने के मुख्यमंत्री निवास पे कोई ऐसा कोई इवेंट्स किया कि जिससे कि सिखों को लगे कि ये सरकारें भी हमारे लिए कुछ करती है? नहीं, आपके पास एक उदाहरण नहीं होगा। केवल बीजेपी ये कह सकती है कि सीना ठोक के, चाहे किसी भी मुख्यमंत्री हो। अभी उससे पहले यहाँ पर हुआ, हमारे उत्तराखंड के में, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रधानमंत्री निवास पर हुआ, सभी ने किया सिर पे रख के। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का, मैं भी उसी समाज से आता हूँ, मुझे मालूम है, मेरे भी भाव उसी से जुड़े हैं। लेकिन आप मन गढ़ंत अगर ऐसे आरोप लगाएंगे तो ये ठीक नहीं है। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, आपके वहाँ वो कातिलों की पार्टी है। अवनीश सलूजा जी क्या कहेंगे? देखिए, एक तो इन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज कि 10 साल में एसआईटी बना दी, और कोई हमारे भी जो है ताऊ जी की जो है उसी 1984 के दंगे में मृत्यु हुई थी। कहीं किसी को कोई एसआईटी के नाम पे कोई जांच में कोई राहत नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश में 7 सालों से उनकी सरकार है, 10 सालों से वहां पे सरकार है केंद्र में, लेकिन कोई राहत नहीं है। जो लोग नामित थे इसमें जो है, जो बड़े जो एक्यूज हैं, नाम नहीं लूंगा चैनल पे, जो बड़े एक्यूज हैं 1984 के दंगे में शामिल लोग हैं, वो सब के सब इनकी पार्टी में है। सबको इन्होंने टिकट दिया है, सब कोई विधायक है, कोई अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहा है। तो ये जो बता रहे हैं कि वो हमने प्रधानमंत्री के आवास पे पूजा पाठ किया, लोग आपकी पार्टी का आपने लोकसभा चुनाव लड़ाया, उसके बाद बीजेपी ने उनको जेल पहुंचाने का काम किया। बीजेपी के कार्यकाल में वो दोनों जेल में गए। मैं देखिए एक चीज तो नारायण साहब बता दें, जब आप बोल रहे तब नहीं बोल रहे, तो ये वह हल्कापन न करिए राजनीति में। ये हल्कापन नहीं, आप कुछ मिस्टेक करो उसको बता रहा हूँ। आप जब बताइएगा, आपका नंबर आएगा तब बताइएगा ना, हम आप जी अवनीश जी कंप्लीट करिए। तो उसके बाद इन्होंने किया कि जो है वो पाठ रखा दिया, ये करा दिया। ज्ञानी जैल सिंह जाके गुरुद्वारे में जूता पालिश किए, मनमोहन सिंह जाके अमृतसर गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा किए। गुरुद्वारा सेवा के लिए बना है, दिखावे के लिए। गुरुद्वारे में सेवा होती है, दिखावा कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी के बर्तन मांझे, राहुल गांधी के वहां पोछा लगाया, लोगों को पानी पिलाया। तो गुरुद्वारे की एक मर्यादा है। गुरुद्वारे को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने हिंदू धर्म को इस्तेमाल किया है, गुरुद्वारे को सिख को इस राजनीति में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चुनाव निपटने दीजिए, इसको हम लोग रोड सड़कों पे निकलेंगे। गुरुद्वारे का राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपकी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, किसी की भी श्रद्धा है, वो श्रद्धा गुरुद्वारे में जाए, मत्था टेके, वहां पे सेवा करे, लोगों की सेवा करके मानवता के काम करे, ना कि राजनीतिक उपयोग करने के लिए गुरुद्वारा नहीं बना है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के बाद दूसरा टारगेट गुरुद्वारा चुना है, तो ये कभी कदाप नहीं होने दिया जाएगा। इसका हम लोग विरोध करेंगे और चुनाव के बाद सड़कों पर निकलेंगे। जिस तरह से अकाल तख्त ने कहा है, कानपुर में जो हुआ है, 2 दिन तक पाठ पूजा बंद की गई है, कीर्तन बंद किया गया है, इसके बारे में जवाब दिया जाएगा और जो लोग गुरुद्वारे के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अनिल झा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए और जिस तरीके से इस बार सीटों का वितरण हुआ है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आपको बड़ा नुकसान हुआ है, कांग्रेस से आपने हाथ मिला लिया। क्योंकि कांग्रेस की अगर जनाधार की बात की जाए और सीटों की बात की जाए तो रायबरेली के अलावा उनके पास कोई सीट नहीं थी और आप घाटे में चले गए। आपने उनको 17 सीटें दे दी,
17 में 10 से 12 सीटें ऐसी थी जहां पर आप चुनाव अच्छा लड़ सकते थे और कई सीटों पर आप जीत भी सकते थे। और उन्होंने आपसे जितनी सीटें मांगी आपने बिना किसी झगड़े के उनको वो सीटें दे दी और अंत में आपका ही नुकसान हुआ है। क्या लगता है कि आपका नुकसान हुआ है या कांग्रेस से हाथ मिलाकर फायदा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बीते चुनावों में उत्तर प्रदेश में तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। देखिए सौम्या जी, किस पार्टी का जनाधार कब बढ़ता है कब घटता है ये हम और आप एसी कमरों में बैठ के या चैनल के बिल्कुल नहीं। देखिए चुनाव है, चुनाव के जब नतीजे सामने आते हैं तो जनाधार क्लियर हो जाता है कि जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं। इसमें एसी कमरे या पंखे में बैठने की कोई बात नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए पूरी बात। आपने जो सवाल किया उसका पूरा जवाब दूंगा, ईमानदारी से जवाब दूंगा। आपने कहा कि हमारा नुकसान हो गया क्योंकि हमने ज्यादा सीटें दे दी उनको। देखिए जब गठबंधन होता है, जब हम किसी को साथ लाते हैं या किसी के साथ जाते हैं तो फायदे नुकसान की बात नहीं करते हैं। हम भाजपा नहीं है कि हमें बिहार में नीतीश नुकसान हो तो नीतीश चाहिए और पंजाब में जो है सुखविंदर नहीं चाहिए। हम भाजपा नहीं है कि उड़ीसा में तो बीजू जनता दल चाहिए, पटनायक जी। बिल्कुल अनिल झा जी आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जहां 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आप एबीसी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां शाहजहांपुर में 36.38% मतदान अभी 1 बजे तक की ये तस्वीरें मतदान प्रतिशत की, जहां बहराइच में 40.61% मतदान संपन्न। बहराइच की तस्वीरें जहां 40.61%, फर्रुखाबाद में 40.39% मतदान 1 बजे तक। आपको बता दें खीरी में 43.35% मतदान हुआ है। दौरहरा में 29, काफी कम मतदान 1 बजे तक 29.79% मतदान। दौरहरा में इटावा में 24.68% मतदान। जहां यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। 1 बजे तक का आंकड़ा 39.68% मतदान 1 बजे तक इन 13 लोकसभा सीटों में, जहां कानपुर में 33.76%। कानपुर में थोड़ा जंप किया है मतदान प्रतिशत 33.76, जहां अकबरपुर में 48.02% मतदान। कन्नौज में 43.14% मतदान। कन्नौज में इस बार महामुकाबला है अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक। वहीं हरदोई में 39.72% तक मतदान। ये 1 बजे तक के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मिश्रिक में 38.82% मतदान। वहीं उन्नाव में भी 38.60। हालांकि यहां पर एक खबर भी आई है जहां ईवीएम खराब होने के चलते तकरीबन 50 मिनट से प्रभावित है मतदान। सीतापुर में 42.43% तक मतदान संपन्न। 13 लोकसभा सीटों के आंकड़े 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं, जहां कहीं पर अभी सिर्फ 23% मतदान हुआ है, प्रतिशत मतदान हुआ है, तो कहीं पर 40-43 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और उम्मीद जताई जा रही है उत्तर प्रदेश में कि इस बार उत्साहजनक मतदान होगा इस चरण में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बाकी अन्य प्रदेशों से पीछे है मतदान में। 60 से ऊपर मतदान यहां पर नहीं हो पा रहा है। और लोगों से हम भी अपील करते हैं कि अपने घरों से थोड़ा वक्त निकाल करके निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट देश को विकास की ओर ले जाएगा। तो चलिए हम अपनी चर्चा पर दोबारा से वापस आते हैं। मतदान प्रतिशत आप सबने देखा कि कहां कितना मतदान हुआ है। अनिल झा जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा सवाल। जी सौम्या जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग फायदा और नुकसान देख के जो है वो गठबंधन नहीं करते हैं। फायदा नुकसान देख के जो है अपनी रणनीति या अपनी नीति को नहीं बदलते हैं। जहां तक सवाल है, हमने कम पे लड़ा, कांग्रेस को ज्यादा दे दिया।
हमारा मकसद इस समय सिर्फ लोकतंत्र बचाने का है। जो आरक्षण समाप्त करने के लिए 400 सीट पार मांग रहे हैं उसको रोकने के लिए है। अनिल झा जी देखिए, हमें जो आप 14 तभी संविधान को बचा पाएंगे ना जब आपके पास सीटें आएंगी, और कांग्रेस का हाल तो बेहद खस्ता रहा, और आपने कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं विश्लेषक कि आपने अपना नुकसान कर लिया। देखिए ठीक है, विश्लेषक अपनी जगह सही होंगे, आप भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम लोग भी जमीन पे काम करते हैं, हम लोग भी शहर में नहीं रहते, नगर में नहीं रहते, हम लोग गांव देहात में रहते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं चौक चौराहे पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 14 में उत्तर प्रदेश से आए थे, 24 में उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। अब कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा, सपा को कम मिलेगा, या हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, और ये सब बात का विषय है। अब तो हो गया, अब तो चुनाव में है, जिनको जितने सीट पे लड़नी थी सब लड़ रहे हैं, और हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, गठबंधन में लड़ रहे हैं। और कांग्रेस या सपा, अब सपा कांग्रेस नहीं है, इंडिया गठबंधन है, जो यूपी में कांग्रेस के साथ है, बिहार में जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ है, बंगाल में छोड़ दीजिए आप। तो ऐसे करके हम जगह लड़ रहे हैं, और जब ये सब जीत के आएंगे तो सब एक गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन, जो एनडीए को सत्ता में आने से रोकेगी। जनता ने मूड बनाया हुआ, जनता अपना अपार जन समर्थन वोट के माध्यम से दे रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तोते उड़े हुए हैं। जी सुनील नारंग जी, देखिए आपकी जनसभाओं में आप कहते हैं कि ये चुनाव जो है वो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में है, तो क्या जो राम मंदिर अभी तक दर्शन करने नहीं गए वो राम द्रोही हो गए या देशद्रोही हो गए, और आप राम के दर्शन करने पहुंचे इसलिए आप राम भक्त हैं? नहीं, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि रामद्रोही, लेकिन ये खुद ही अपने आप को साबित करते हैं। हम लोगों ने तो इनको न्योता दिया, वहाँ की जो अपनी मंदिर की कमेटी है उन्होंने सबको न्योते भेजे कि आप आइए, जिस दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा थी सब शामिल होइए। यही लोग उससे दूर रहे, तो ये अपने आप को खुद ही साबित कर रहे हैं कि हमें राम से कोई मतलब नहीं। अभी राम गोपाल यादव जी का बयान देख लीजिए कि वो सब बेकार है, मंदिर कोई नहीं है। तो इनके नेता अपने बयानों से ही अपने आप को पब्लिक में सिद्ध कर रहे हैं कि ये राम विरोधी हैं। हम लोगों ने नहीं कहा, ये अपने मुंह से इनके नेता बोलते हैं। अवनीश सलूजा जी, देखिए बीजेपी कहती है कि आप लोग को इनविटेशन दिया गया, निमंत्रण दिया गया, आप लोगों ने फिर भी राम मंदिर का रुख नहीं किया, और अभी तक आप लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और इस बार जनता जो है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर काफी इमोशनल है, और बीजेपी उसका अपने मंचों से फायदा भी उठा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसका कभी आप क्यों नहीं अभी राम मंदिर गए? और जैसा कि कई नेता आपके कह भी देते हैं कि राम मंदिर बनने से कुछ नहीं फायदा, गरीबों का कुछ करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, तो क्या लगता है कि राम मंदिर से क्या कोई फायदा नहीं होने वाला देश को? देखिए, एक चीज आपने बता दें कि राम के प्रति आस्था की नसीहत पहली बार भारतीय जनता पार्टी न दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर राजनीति की है। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब रामलला ताले में थे उस समय ताला खुलवाया, पूजा शुरू कराई, और राम के बारे में इनसे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए उसके बाद वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, ताला तो उन्होंने खुलवाया, अगर थोड़ी सी हिम्मत अगर दिखा देते तो आज बीजेपी के पास इतना बड़ा मुद्दा ना होता। सुनिए, जिस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव जी की प्रधानमंत्री थे, उस समय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद कमेटी दोनों में समझौता हो गया था, और राम मंदिर उसी समय 35 साल पहले बन गया होता। 35 साल तक इन्होंने उस राम मंदिर पर राजनीति उसको बनने नहीं दिया, उसको कोर्टों में घुमाते रहे, इधर करते रहे, और सारा उसका पूरा राजनीतिक ध्रुवीकरण करके उसका फायदा लिया। अब रह गई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पे जाने की बात आ गई। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं था, प्रधानमंत्री का तो इवेंट था, सबको पता है। वहां पे कौन सा गरीब गया, कौन सा राम, अडानी बुलाए गए, अंबानी बुलाए गए, वो कौन है, रावत बुलाए गए, सारे पूंजीपति बुलाए गए, प्रधानमंत्री ने उसका प्राण प्रतिष्ठा की। प्रधानमंत्री किसी जो है धार्मिक स्थल के प्राण प्रतिष्ठा तो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना चुनाव के पहले का इवेंट किया, अधूरा राम मंदिर पे उन्होंने निर्माण में गए, उन्होंने उसको प्राण प्रतिष्ठा की। तो ऐसे पर जो राजनीति इवेंट में, भाजपा के राजनीतिक इवेंट में हमारे यहाँ से कोई नेता ना जाना पसंद करेगा और ना जाएगा। अब जब ये राजनीति चुनाव खत्म हो जाएगा, हमें चुनाव में धर्म की राजनीति नहीं करनी है। चुनाव खत्म हो जाएगा तो सभी लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर कोई इनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थोड़ी ना है।
मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का, ये सब सभी का अधिकार है, हम सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। अब आप जब अपना काम खत्म कर लेंगे, आप जब ये दिवे खत्म कराएंगे तो आप पूजा पाठ करेंगे, कि पूजा पाठ के बीच में आप मंदिर में घंटा बजाने। तो ये राजनीति का समय, इसमें देश को एक सही राजनीति की तरफ ले जाना है। देश की आजादी, प्रभुत्व, लोकतंत्र, देश का सौहार्द और ये संविधान, ये सब खतरे में है। तमाम बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई पर इस पे काम करने की जरूरत है कि इस समय मंदिर जाने की जरूरत है। इस समय अगर देश की इस पे कोई आक्रमण हो जाए तो लेकिन राहुल गांधी भी इस समय काफी मंदिर जा रहे हैं, चाहे वो उज्जैन के मंदिर हो, चाहे वो साउथ के मंदिर हो, वो काफी मंदिर जा रहे हैं। तो क्या देख करके आप लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं या पहले से ही राहुल गांधी इतने भक्त हैं? राहुल गांधी 2002 में सबसे पहले मानसरोवर गए थे, फिर 2007 में भी मानसरोवर गए। तो क्या 2002 में जो इनकी सरकार थी, वो 2004 में के बाद ये अंत तक फिर सरकार रही। तो राहुल गांधी तो भगवान शिव के वैसे बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो हर साल जो है, आप थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए, वो साल में 2 बार महाकालेश्वर जाते हैं। वो उनका पूजा देखिए, मेरी जनरल नॉलेज की ठीक आपने सलाह दी है तो जरूर ठीक करूंगी, लेकिन आपके ही नेताओं ने जो अभी आपकी पार्टी से छोड़ करके गए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो थी वो धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ती थी, किसी धर्म का साथ नहीं देखती थी। लेकिन भाजपा को देखने के बाद राहुल गांधी ने अपना जो एक ऑरा है उसको बदल लिया है। अनिल झा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात खत्म करिए 1 मिनट में। जी सौम्या जी, देखिए नारंग जी कह रहे हैं राम मंदिर की बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस मुंह से राम मंदिर की बात करते हैं। जब ये कोर्ट में मामला न्यायालय में लंबित था तो ये प्रधानमंत्री मोदी से जब पूछा जाता तो कहते थे, अमित शाह कहते थे कि ये तो न्यायालय में लंबित है, न्यायालय जो फैसला करेगा। फैसला किया न्यायालय में। अगर धन्यवाद देना चाहे तो अरुण गोगोई को देना चाहिए धन्यवाद, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। दूसरी बात, ये बुलाने वाले होते कौन है? क्या इनके घर में किसी लड़के का मुंडन था? अमित शाह जी के लड़के का, मोदी जी के घर में किसी बंदे का मुंडन था? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी, अनिल जी और अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर ले जाएं मतदान में प्रतिशत में, और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट तस्वीर बदल सकता है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।